मैं आमंत्रित करता हूं माननीय भगवती प्रकाश जी शर्मा को। आज के इस सत्र का अपना विषय है नव उदारवादी आर्थिक नीतियां और उसके दुष्परिणाम। सामान्य रूप से आजकल लोक मान्यता यह बन रही है कि यह जो नव उदारवादी आर्थिक नीतियां हैं, जिसके अंतर्गत हमने विदेशी आयातों को खुला किया है, विदेशी पूंजी निवेश के लिए अपने देश के द्वार खुले हैं, और इसके साथ ही सरकार धीरे धीरे शिक्षा, चिकित्सा, जलदाय योजनाएं, ऐसी लोक कल्याणकारी कार्यों से, और इसके साथ ही जो आधारिक रचनाएं, पावर जनरेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट और पोर्ट कंस्ट्रक्शन, इनका संचालन, ये सारे जो जिन क्षेत्रों में सरकार थी उनमें से धीरे धीरे बाहर निकलने के साथ ही यह जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा, जलदाय योजनाएं, इनके बारे में यह कहा जाने लगा है कि इनको लागत आधारित बनाया जाना चाहिए। और अब एक कदम आगे और यह कहा जा रहा है कि मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी इन्वोक्ड इन देम, यानी कि उनको लाभ के साथ संचालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो वित्तीय क्षेत्र और अन्य जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, उनका धीरे धीरे डीरेगुलेशन, अर्थात उनमें सरकार किसी प्रकार का नियमन या हस्तक्षेप न करे, उनका नियमन भी न करे, इस प्रकार की विचारधारा एक समानांतर विचारधारा के रूप में पूरे विश्व में चल रही है। डीरेगुलेशन का एक परिणाम हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पराभव के रूप में देख चुके हैं। अगर समय होगा इस सत्र में तो हम उस विषय पर थोड़ा सा जाएंगे, अन्यथा मैं केवल अपने देश में जो नव उदारवादी आर्थिक नीतियां अपनाई उनके क्या परिणाम सामने आए हैं, इसी पर केंद्रित करूंगा अपनी बात को। अक्सर जब कभी स्वदेशी की बात आती है, नव उदारवादी आर्थिक नीतियों की बात आती है, तो आम व्यक्ति यह सोचता है कि शायद स्वदेशी के लोग देश की आज़ादी के बाद अपनाए समाजवादी प्रतिबंधों, जिसमें लाइसेंस, कोटा राज आदि के पक्षधर हैं। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि देश में आर्थिक उदारता की आवश्यकता स्वाधीनता के बाद से ही थी। स्वाधीनता के तत्काल बाद हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 और उसके बाद में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इनके माध्यम से लगभग मोटा मोटा करीब 40 प्रकार के उद्योगों को केवल केंद्र सरकार के लिए आरक्षित कर दिया, या ये कहा कि इनमें प्राथमिकता केंद्र सरकार को ही दी जाएगी। शेष उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी गई, और लाइसेंसिंग भी कैपेसिटी लाइसेंसिंग, यानी कि जितनी क्षमता का किसी उद्यमी को लाइसेंस दिया जाता था, उससे अधिक उसे उत्पादन की अनुमति नहीं होती थी, उससे अधिक उत्पादन करने पर उस पर पेनल्टी लगाई जाती थी। इसी प्रकार देश में आयकर की अधिकतम दर जो थी वह 97.4% थी, जिससे बड़ी मात्रा में काले धन का सृजन हुआ और देश में पूंजी निर्माण भी अवरुद्ध हुआ। ऐसे अनेक प्रतिबंधों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था, जो स्वाधीनता के समय विश्व की 5 शक्तिशाली सामर्थ्यवान अर्थव्यवस्थाओं में थी, मैं केवल उसके गहराई में नहीं जाऊंगा, केवल 2-3 उसके इंडिकेटर्स आपके सामने रखना चाहूंगा। उस समय विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा 2% था। उस समय डॉलर और रुपये की एक्सचेंज रेट 3.5 रुपये बराबर $1 थी। उस समय जिस विश्वकोश और मुद्राकोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के सामने हम कई बार ऋण के लिए याचक बने हैं, उसके 5 सबसे बड़े कोटा होल्डर यानी कि उसके शेयर होल्डर्स में एक भारत था, और उसके जो 5 परमानेंट डायरेक्टर्स होते थे उसमें एक भारतीय प्रतिनिधि उसके परमानेंट 5 डायरेक्टर्स में हुआ करते थे। ऐसे अनेक सूचक। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी दूसरे विश्व युद्ध में, 1400 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग का उस पर कर्ज था। उसने कहा मैं अभी नहीं चुका सकता हूं और मैं धीरे धीरे चुकाऊंगा, यानी कि हम साहूकार थे, वह कर्जदार था। ऐसे अनेक सूचक थे। लेकिन क्या हुआ कि हमने अपने देश में उद्यमिता और प्रौद्योगिकी दोनों ही विद्यमान होते हुए
देश में उद्यम स्थापना पर अनेक प्रतिबंध लगाए। केवल 2-3 उदाहरण रखकर आगे बढ़ना चाहूंगा। जैसे उदाहरण के हमने कहा, हम आयरन और स्टील, इसमें अब नए प्राइवेट सेक्टर में लाइसेंस नहीं देंगे और एग्जिस्टिंग जो कंपनियां हैं निजी क्षेत्र में, उनको भी अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे। देश में आयरन ओर, कच्चा खनिज लोहा प्रचुर मात्रा में था और आज भी है। हम उसको एक्सपोर्ट करते थे, आयरन स्टील इंपोर्ट करते थे। 1947 से 1981 तक देश को 30,000 करोड़ रुपए का आयरन और स्टील इंपोर्ट करना पड़ा, जबकि आज़ादी के पहले से इस आयरन और स्टील की टेक्नोलॉजी, टिस्को, इसको अनेक कंपनियां हमारे पास थी जो बना रही थी, प्रौद्योगिकी थी। अब उसका परिणाम क्या होता? मान लो हम आयरन और जापान की निप्पॉन कंपनी को एक्सपोर्ट करते, उससे आयरन और स्टील अगर इंपोर्ट करते, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वहाँ होता, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ होता, और उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन टैक्स की रेवेन्यू होती, वो भी जापान की सरकार की होती थी। और जैसा मैंने कहा कि 1947 से 1981 तक हमको 30,000 करोड़ रुपए का आयरन और स्टील इंपोर्ट करना पड़ा, जबकि 1981 तक देश पर विदेशी कर्ज मात्र 18,000 करोड़ रुपए का था। अगर आयरन और स्टील के क्षेत्र में ही हमने अगर उदारता रखी होती तो शायद 12,000 करोड़ रुपए का हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज सरप्लस होता, कर्ज होने की बजाय। तो ऐसा अनेक कारणों से देश की जो नैसर्गिक वृद्धि की दर ऊंची रह सकती थी, वह नीची रही अनेक प्रतिबंधों के कारण। चीनी, सीमेंट, स्कूटर, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, हर चीज का अभाव आदमी को बुक करा के 10-10 साल इंतजार करना पड़ता था। लेकिन हम नए लाइसेंस नहीं देते थे समाजवाद के नाम पर। कहते थे समाजवादी अर्थव्यवस्था है, नए लाइसेंस नहीं देंगे, कैपेसिटी एक्सपांशन की परमिशन नहीं देंगे। जो कंपनियों की 250-500 करोड़, 300 करोड़ जो बिक्री हो जाती थी, हम कहते थे अब ये डोमिनेंट कंपनी हो गई है और इसलिए अब इसको कैपेसिटी एक्सपांशन की अनुमति नहीं दे सकते, और इसलिए हम अनेक मामलों में पिछड़े रहे। उदाहरण के लिए, जब हमने उदारीकरण किया तो उस समय हमारे यहाँ साबुन उद्योग को ही ले लें तो चाहे वो टाटा ऑयल मिल्स रही हो, चाहे वो गोदरेज सोप्स, ऐसी कंपनियां 250-300 करोड़ की सेल थी। यूनिलीवर, जिसकी सब्सिडियरी हमारे यहाँ हिंदुस्तान लीवर है, वह जब हिंदुस्तान में काम करती है तो यूनिलीवर का साल का टर्नओवर उस समय उदारीकरण के समय 1,49,000 करोड़ का था। 14,000 करोड़ रुपए उसके R&D के बजट के थे। तो ऐसे में बिना लेवल प्लेइंग के हमने आर्थिक उदारता को अपनाया, और वह भी एक्सटर्नल सेक्टर की आर्थिक उदारता। तो 1991 में जब देश के उद्योग, जो वैश्विक कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कंपनियां थी, उनसे कॉम्पीट करने की स्थिति में इसलिए नहीं थे कि उनको अपना कारोबार हमने बढ़ाने की अनुमति नहीं दी थी। देश में घरेलू मांग की पूर्ति के लिए भी देश के उद्योग स्वतंत्र नहीं थे, इसलिए एक्सपोर्ट करने की बात सोच नहीं सकते थे, इसलिए केवल लघु उद्योग क्षेत्रों का ही एक्सपोर्ट था। ऐसी परिस्थिति में अचानक 1991 में हमने विदेशी आयात खुले किए, विदेशी पूंजी निवेश के लिए द्वार खोले। उसके परिणाम क्या हुए, उसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान केंद्रित करेंगे। उदारीकरण के पहले हमारे यहाँ पीक कस्टम्स ड्यूटी 320% तक थी, यानी अनेक ऐसे विलासिता प्रधान गैर जरूरी वस्तुएं थी, उनके आयात पर हम 320% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे। आज पीक कस्टम्स ड्यूटी हमने 15% कर दी। तो विदेशी कंपनियां जो उस समय आर्थिक मंदी में फंसी हुई थी, उनको भारतीय बाजार मिले। अब विदेशी माल के ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी धीरे धीरे कम करते गए, तो देश में बनने वाले उत्पादों के ऊपर भी हम ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकते। लेवल प्लेइंग देने के लिए हमने एक्साइज ड्यूटी भी उत्तरोत्तर कम की। अब हमारे देश में आयकर चुकाने वाले लोग तो बहुत कम हैं, और सरकार की अधिकांश आय ये कस्टम्स ड्यूटी यानी इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क और एक्साइज ड्यूटी, इससे होती थी। देश की सरकार का जो राजस्व है वह हमारे जीडीपी का 9.8% ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी, इससे आता था।
आज कस्टम्स और एक्साइज से केवल 4% हमारे जीडीपी का 4% सरकार का रेवेन्यू है। यानी कि विदेशियों को अपना माल हमारे देश में सस्ता बेचने की सुविधा देने के लिए सरकार ने यह 5.8% रेवेन्यू लॉस किया। यह कितना होता है? आज हमारा जो जीडीपी लगभग 60 लाख करोड़ रुपए के करीब है, इसका 5.8% निकालें तो करीब 4 लाख करोड़ रुपए का सरकार का रेवेन्यू लॉस, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू लॉस हो गया। इसलिए जब से 1991 से अब तक जो चला, सरकारों को, क्योंकि केंद्र के राजस्व में राज्य सरकारों को भी हिस्सा मिलता है, तो इसलिए बड़ी मात्रा में कर्ज लेना पड़ा। आज केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 34 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। जो उदारीकरण के पहले 2.25 लाख करोड़ था, वो 34 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और इसके कारण आज लगभग 1,90,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को प्रति वर्ष ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। अगर ब्याज और पुराने कर्जे की किश्त, तो सरकार का जो राजस्व है वह केवल ब्याज और पुराने कर्जे की किश्त चुकाने में ही निकल जाता है। हर साल अपना खर्च चलाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। इसलिए इस बार भी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सरकार लेगी। अब इसके साथ ही जो विदेशी उत्पाद बड़ी मात्रा में आए, तो अपने देश में अनेक उद्योग धीरे धीरे बंद होते गए, क्योंकि हमारे देश में हमने बहुत छोटे स्तर के उद्योग लगा रखे थे। मान लो कास्टिक सोडा प्लांट ही है, तो हम 40,000 टन से ज़्यादा कैपेसिटी का लाइसेंस नहीं देते, तो दुनिया में 10 लाख टन कैपेसिटी का प्लांट लगता था। तो अब क्या होता था कि वो जो छोटे प्लांट से कॉम्पीट करना संभव नहीं था। तो यह जो उदारीकरण किया, उससे हमारे लघु और मध्यम उद्योग तो लगभग जो है चौपट हो गए। अब इसके साथ ही जो विदेशी पूंजी निवेश को छूट दी, तो एक तरफ तो देश के उद्योग बंद होने लगे और दूसरी तरफ विदेशी पूंजी आने लगी। तो हमारे देश में साबुन और जूते के पॉलिश और टूथपेस्ट से लेकर और टेलीकम्युनिकेशन तक उत्तरोत्तर देश के सारे कारखानों को विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लेती चली गई। छोटे छोटे उदाहरण लें, क्वालिटी आइसक्रीम, उसको टेक ओवर कर लिया यूनिलीवर ने, नाम कर दिया क्वालिटी बॉल्स, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती है। आज देश में जो 90,000 टन टूथपेस्ट बनता है, उसमें से आज 75,000 टन टूथपेस्ट फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती हैं। तो जूते के पॉलिश और टूथपेस्ट से लेकर हम उत्तरोत्तर आगे चलें, तो चाहे वो खाद्य उत्पाद हों, चाहे शीतल पेय हों, चाहे वो ऑटोमोबाइल वाहन हो, चाहे मोटरसाइकिल स्कूटर हो, चाहे कारें हो, चाहे वो टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में हो, और धीरे धीरे अब जो बिजली संयंत्र लगाना, एयरपोर्ट बनाना, सी पोर्ट बनाना, ये सारे काम फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनियां ले रही हैं। और लगभग हम देखें तो संगठित क्षेत्र का जो उत्पादन तंत्र है, उसका 2/3 पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा होता चला गया। सवाल ये उठता है कि इस देश के उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका होगा, आपका, हमारा, या विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। अब जब अक्सर कई बार हम कहते हैं कि विदेशी कंपनियां आएंगी तो टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी, लेकिन होता उल्टा है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वह भी विलोपित हो जाती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, देश में सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर केल्विनेटर बिकता था, तो केल्विनेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड को ले लिया वर्लपूल नामक अमेरिकी कंपनी ने। 6 महीने तक केल्विनेटर नाम रखा, फिर उसने नाम बदल के वर्लपूल कर लिया। तो AB इलेक्ट्रोलक्स स्वीडन से आई और उसने कहा, भैया तुम्हारा ये केल्विनेटर नाम यूज़ नहीं कर रहे हो, मुझे बेच दो। उसने फिर महाराजा इंटरनेशनल को खरीदा, बिरला से ऑलविन को खरीदा और सारा उसको उसने टेक ओवर किया। वापस वही वर्लपूल ने जब केल्विनेटर इंडिया लिमिटेड को लिया, तो उसका मिनी कंप्रेसर, जिसमें खास टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, वाल्व वगैरह, वो सब यहीं बनते थे और पूरा रेफ्रिजरेटर यहीं बनता था। उन्होंने कहा नहीं, ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का वैश्विक विभाजन। अब हम मिनी कंप्रेसर तो अमेरिका से ही लाएंगे, और यहाँ मिनी कंप्रेसर इकाई को बंद कर दिया।
मिनी कंप्रेसर इकाई को बंद करके और तो खाली अलमारी का बाहरी ढांचा जिसमें कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती है वो यहाँ बनाते हैं और मिनी कंप्रेसर बाहर से लाना शुरू किया। यानी कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी वो विलोपित हुई। अब एक टेकोमेश करके पोर्टुगीज कंपनी आई, उसने देखा कि ये इन्होंने बंद कर दिया मिनी कंप्रेसर का कारखाना, उसने खरीद लिया। श्री राम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक दूसरी कंपनी और थी जो मिनी कंप्रेसर बनाती थी, ये दो ही कंपनियां बना, उसको भी टेक ओवर कर लिया। तो उसमें उनकी लगभग जो इंडिया में मोनोपोली हो गई और एशियन मार्केट का 62% मिनी कंप्रेसर्स पे उनका होल्ड हो गया और वर्ल्ड के करीब जो है 36% मिनी कंप्रेसर्स के मार्केट पे कब्जा हो गया। उन्होंने लेने के बाद फिर कहा कि नहीं, अब ये पूरा कंप्रेसर हम ये यहाँ नहीं बनाएंगे। वो अपना ग्लोबल आउटसोर्सिंग करते हैं, पिस्टन कहीं से लाते हैं, सिलेंडर कहीं से लाते हैं, रिंग कहीं से लाते हैं, वाल्व, और यहाँ असेंबल करते हैं। तो मेरा इस उदाहरण से आपको यह स्पष्ट करना रहा कि आजकल ये इस प्रकार से श्रम का वैश्विक विभाजन, आज मान लीजिए जैसी भी अर्थ मूवर हम बनाते हैं उसकी काउंटर पिन किस एलॉय की होगी, पिस्टन कैसा होगा, सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है। अब धीरे धीरे जो मल्टीनेशनल कंपनियां इनको टेक ओवर करी, जैसे टाटा का हिटाची के साथ था, कैटरपिलर, ये सारी ने अपना इंडियन पार्टनर्स को बाहर करके और जो यहाँ बनते थे अर्थ मूवर्स, उन्होंने ये किया कि अब अर्थ मूवर्स यहाँ असेंबल होते हैं। उसमें अगर 2000 पार्ट्स लगते हैं तो दुनिया के 40 देशों में अलग अलग हिस्से पुर्जे अलग अलग देशों में बनाते हैं और हर एक देश में असेंबली लाइन में अपना असेंबल करने के लिए पार्ट्स ले आते हैं। यानी कि जो पहले हमारे पास पूरी उस व्हीकल को बनाने की टेक्नोलॉजी थी, अब वह हमारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे विलोपित होती गई। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1994 में स्पेन की सरकार को 30 मल्टीनेशनल कंपनियों ने एक अल्टीमेटम दिया कि हमारी इन 12 मांगों को अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपके देश से अपने ऑपरेशंस विड्रॉ कर लेंगे। जब ये ग्लोबल डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, उस समय में अगर कोई कंपनी अपने ऑपरेशंस किसी एक देश से विड्रॉ करती है और जो 5 पार्ट वो बनाती है अपने दुनिया में 100 असेंबली यूनिट्स के लिए, वो 5 पार्ट उस देश से ले जाना बंद कर देगी, तो उन 5 पार्ट्स का वह देश क्या करेगा? और बाकी उसको जो 95 पार्ट्स 95 पार्ट्स दूसरे देशों से लाने हैं वो भी आएंगे नहीं। यहाँ एक बात और यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह उदारीकरण के बाद और विदेशी निवेश आने के बाद हमारा वास्तविक विदेश व्यापार बहुत कम हो गया, क्योंकि आजकल जो विदेश व्यापार हो रहा है वह केवल बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच में हिस्से पुर्जों का ब्रांच ट्रांसफ़र हो रहा है। मान लीजिए कि मर्सिडीज़ कंपनी है, अपना हॉर्न इंडिया में बनाती है और बाकी तो क्या होता है कि हॉर्न यहाँ से वो ले जाएगी तो उसकी कोई एक्चुअल प्राइसिंग नहीं होती है, वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, तो वो रियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, वह केवल ब्रांच ट्रांसफर्स रह जाते हैं। अब यह भी एक विडंबना है कि जब हम कहते हैं कि दुनिया में प्रदूषण के कारण वातावरण नष्ट होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया त्रस्त है, और हम कहते हैं कि एक हॉर्न जो हर देश में बन सकता है उसको हम एक ही देश में बनाकर फिर बाकी सब देशों में जो कारें असेंबल होती है वहाँ ले जाएं, उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियां चाहती हैं कि यह टेक्नोलॉजी किसी एक देश में कंसंट्रेट न हो और इसलिए वे ये सारा करती हैं। अब थोड़ा सा नवोदारवादी आर्थिक नीतियों का एक दूसरा आयाम हम लें। अब धीरे धीरे देश के उत्पादन के साधनों पर, और हमारे ही नहीं, दुनिया के जो 100 से अधिक विकासशील देश हैं उनका देखें तो लगभग उनके संगठित क्षेत्र के 3/4 उत्पादन तंत्र पर 24 बड़े देशों की 62,000 बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो गया। तो यह हुआ तो हमारे देश का भी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार तंत्र भी विदेशियों के हाथ में गया। मैं एक प्रबंध संस्थान में पढ़ाता हूँ। पिछले वर्ष एक कंपनी आई और उसने 4 लड़कियों को 6.8 लाख वार्षिक पैकेज पे नियुक्ति दी और 2 लड़कियों ने उस जॉब को ज्वाइन करने से मना कर दिया, इसलिए कि उनकी शर्त ये थी कि उनका ऑफिशियल ड्रेस कोड है कि वो घुटनों तक का ओवरऑल पहन के अपनी ड्यूटी पर जाना, और उनके माता पिता ने अनुमति नहीं दी। यानी कि अब अगर वो देश के उत्पादन तंत्र पर उनका अगर कब्जा है तो देश की वेशभूषा पर भी उनके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपको ध्यान होगा कि 1997 में सैमसंग और एलजी ने अपने सारी महिला कर्मचारियों को नोटिस दिया था कि हमारा जो कोरिया में ऑफिशियल वियर स्कर्ट है और इसलिए आपको स्कर्ट में आना होगा। यानी कि ड्रेस कोड के माध्यम से हम क्या पहने क्या नहीं पहने वह भी वो डिक्टेट करते हैं।
अब धीरे धीरे जब देश के उत्पादन तंत्र पर विदेशी कंपनियों का, तो हम क्या खाएं क्या पहने, इसका भी बड़ा एक गंभीर दुष्परिणाम हो सकता है। मैं केवल संकेत मात्र करना चाहता हूं कि आपको ध्यान होगा कि 7-8 साल पहले मैड काऊ बीमारी फैली थी। मैड काऊ बीमारी इसलिए फैली थी कि इंग्लैंड के जो कैटल फीड मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने देखा कि जो कत्लखानों में मांस की डिब्बाबंदी करने के बाद में जो जानवरों के फालतू अंग, आंतें वगैरह बच जाती है, तो उनको क्रश करके उनके नूडल्स बनाने शुरू किए और डेयरी ओनर्स को कहा कि भाई ये नूडल्स जो है प्रोटीन रिच हैं, मिनरल रिच हैं, विटामिन रिच हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पर्याप्त मात्रा में है और पर 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन इसकी कॉस्ट भी कम है। और जो गाय, जो शाकाहारी प्राणी था, वो मांसाहारी बन गया। वो नूडल्स जो डेयरी ओनर्स ने खिलाए और फिर उनसे गायें पागल होने लगी, बीफ जिन लोगों ने खाया वो पागल होने लगे। अब पूरी दुनिया ने जो कैटल फीड का, जो पशुओं आधारित जो उत्पाद थे, इंग्लैंड से इंपोर्ट करने बंद कर दिए। बड़ी मात्रा में गायों को नष्ट करके समुद्र में गाड़ा गया। अपने देश में भी कुछ लोगों की मैड काऊ बीमारी से मृत्यु हुई। हमारे यहाँ उदयपुर में सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एक कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस थे, अविनाश चंद्र जी शर्मा। एक बार उनकी धर्मपत्नी मिली, उनसे पूछा, मैंने कहा कैसे हैं शर्मा साहब? का नहीं, उनको तो मैड काऊ बीमारी हो गई। अब जिन्होंने जीवन में कभी गोमांस तो छोड़ो, मांस चखा नहीं, उस व्यक्ति को मैड काऊ बीमारी कैसे हो सकती है? तो ऐसा जब कुछ लोगों से चर्चा की तो ऐसा अनुमान है कि शायद चूंकि देश की आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्वालिटी को लिया था यूनिलीवर ने, और क्वालिटी बॉल्स यानी यूनिलीवर अब क्या है कि अपना आइसक्रीम मिक्स इंग्लैंड से लाती है। आइसक्रीम खाली जमाती यहाँ है, मिक्स वहाँ से लाती है। दूध यहाँ का लिया, बाकी टोटल मिक्स। हो सकता है जो जिलेटिन काम लेती है वो मैड काऊ बीमारी से ग्रस्त गायों की हड्डियों से निकला हो सकता है, और कोई प्रोडक्ट में मैड काऊ बीमारी का इन्फेस्टेशन रहा होगा, और इसलिए जिस आदमी ने जीवन में बीफ या मांस नहीं चखा उसको भी हुआ। तो ऐसा किसी न किसी फूड प्रोडक्ट जो ग्लोबल मोबिलिटी ऑफ गुड्स है उसके कारण हो सकता है। या ऐसे तो हमारे आहार पर भी ये एक संकट आता है। जैसे 2-3 उदाहरण इसके और मैं कोट करना चाहूंगा। 6 साल पहले अमेरिका से एक स्टार लिंक कॉर्न नाम की मक्का जापान और कोरिया को एक्सपोर्ट की गई। जेनेटिकली मॉडिफाइड है, शायद जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का यहाँ एक सत्र अलग होने वाला है, उसकी गहराई में मैं नहीं जाऊँगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो स्टारलिंग कॉर्न जब जापान और कोरिया में लोगों को उसको खाने से एलर्जी होने लगी, तो उस अमेरिकन कंपनी को उसको विड्रॉ करना पड़ा। विड्रॉ करके और उसके गोडाउन में पड़ी होगी, गलती से उसने वहाँ किसी अमेरिकन रेडीमेड फूड मैन्युफैक्चरर ने उसको ऑर्डर प्लेस किया, तो उसको वो मक्का उसने सप्लाई कर दी। महीने भर बाद उसको ऑफिसर्स को ध्यान आया कि अरे वो तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनसेफ थी, उसको हमने कैसे डिस्पैच कर दिया। उस कंपनी को कहा कि भैया हमने जो आपको मक्का दी है वो वापस दे दो। उन्होंने कहा हमने तो इनके शेलेक्स बना के और मार्केट में लॉन्च कर दिए। तो अमेरिका में तो $multi-billion की डैमेज सूट हो जाती है, कोई खाने पीने में गड़बड़ चीज़ आ जाती है। तो उस कंपनी ने कहा कि भाई वो आपने हमारे मक्का के आधार पर बने हुए शेलेक्स के जितने लॉट हैं हम पूरे बाज़ारों से उनको विड्रॉ करिए, उसकी कॉस्ट हम देंगे। यानी कि क्या हमारे देश में ऐसा संभव है क्या कि किसान अलग अलग तरह के बीज आधारित उनको अलग अलग स्टॉक करे, और संभव नहीं। यानी कि खाद्य के हमारे क्या हेल्थ के ऊपर कितना गंभीर खतरा भी आ सकता है फ्री मोबिलिटी ऑफ गुड्स के कारण। इसके साथ ही इसका एक दूसरा आयाम और सामने आ रहा है। इन दिनों हम देखते हैं टीवी पे जितने सीरियल्स आ रहे हैं, हम सब उससे परिचित हैं। वस्तु तो हुआ है कि 94 में बड़ी संख्या में जो मल्टीनेशनल कंपनियां आई थी, जैसे कैलॉग्स आई अपने रेडीमेड फूड के साथ, ये टीवी फ्रिज के कई फील्ड में, इन्होंने हार्वर्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से और मैकिन्से से अपने सेल्स एस्टिमेट्स लिए थे कि भाई हिंदुस्तान में हमारी कितनी बिक्री हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि लगभग इतनी इतनी बिक्री आपकी हो सकती है। उन्होंने सेल्स एस्टिमेट्स दिए अपने आधार पे कि भाई हिंदुस्तान में मध्यम वर्गीय परिवार कितने, उनकी आय कितनी, कितने बिक सकते हैं। 97 तक आते आते उनको लगा कि ये जितने सेल्स एस्टिमेट्स दिए तो उसका तो 1/4 बिक्री भी नहीं हो रही है। आपको ध्यान होगा मैंने इलेक्ट्रोलक्स का भी नाम दिया था, एबी इलेक्ट्रोलक्स। एबी इलेक्ट्रोलक्स यहाँ आई और अपना कारोबार बेच के उसको जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ बिक्री के उसको जो एस्टिमेट्स दिए थे बहुत कम थे, तो उसने अपना सारा कारोबार यहाँ से बेच दिया और चली गई। तो ऐसे इन कंपनियों ने वापस जो है उनको कहा, अपने जो सेल्स एस्टिमेट्स दिए थे जिनने,
तो हार्वर्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने दोबारा मतलब जो है सर्वे किया हिंदुस्तान का कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने पाया कि यहाँ तो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं और इसलिए एक फ्रिज से पूरे परिवार के कुटुंब का काम चल जाता है, एक टीवी से पूरे कुटुंब का काम चल जाता है। घर में सारा नाश्ता खाना लोग खुद तैयार करते हैं, तो रेडीमेड फूड कोई लाता नहीं है। मेरे ख्याल में कैलोग के कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता हम में से कोई शायद ही करता हो, घर में पोहा हलवा कुछ न कुछ बन जाता। तो उन्होंने उनको एडवाइस दी कि देखिए जब तक इंडिया में फैमिली डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, पारिवारिक का विघटन नहीं होगा, तब तक जो है ये वाइट गुड्स की और रेडीमेड फूड की और इनकी सेल्स बढ़ने वाली नहीं है। और इसका एक ही तरीका है कि मीडिया पर अगर पारिवारिक विघटन का वातावरण तैयार किया जाए, व्यक्तिवादिता को बढ़ावा देने वाला वातावरण तैयार किया जाए, तो अगर प्रतिवर्ष मध्यम वर्गीय परिवारों में पारिवारिक विभेद आधा प्रतिशत परिवारों में बढ़ता है, तो आने वाले 50 साल तक ये सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बराबर बढ़ती चली जाएगी। और इसलिए योजना पूर्वक आप देखिए हर एक सीरियल में जो भी विवाहित जोड़े दिखाई देते हैं वे अपने विवाहित भागीदार के प्रति निष्ठावान योजना पूर्वक नहीं दिखाना, उनको झगड़ते हुए दिखाना, तलाक लेना, तलाक लेने के बाद पुनर्विवाह करते हुए दिखाना। जब एक 4 साल का बच्चा या बच्ची 10-20 हज़ार तलाक और पुनर्विवाह देख चुका होगा 24, 25, 26 साल का होते होते, तो वो कहेगा ये ठीक है, नहीं बनती है तो तलाक दे के और पुनर्विवाह करना ज़्यादा अच्छी बात है। ये हमारे सभ्यता में विवाहित पुरुष की महिला मित्र और विवाहित महिला का पुरुष मित्र अकल्पनीय बात थी। हर सीरियल में जिस महिला पात्र को सबसे ज़्यादा आदर्श पात्र के रूप में उभारते हैं, पूरे परिवार और कुटुंब की उसके प्रति सहानुभूति पैदा हो जाती है और फिर वह अपने पति से झगड़ के 6 महीने के लिए अपने पुरुष मित्र के यहाँ रहने के लिए चली जाती है, फिर वापस अपने परिवार में आ जाती है। ये सारा क्या संदेश दे रहा है? आप देखिए जितने डायलॉग्स लिखे जाते हैं बहुत योजनापूर्वक, आज से 20 साल पहले के सीरियल के डायलॉग्स सकारात्मक कॉम्प्लीमेंट्री होते थे। दादाजी राजू को पूछते, राजू तुमने खाना, आओ राजू खाना खा लेते हैं। तो राजू कहता है दादाजी आज मेरा स्कूल का काम ज़्यादा है, आज आप खा लीजिए, कल अपन साथ खाएंगे। एक उनको संतोषकारी जवाब मिलता। आज के राजू से कहलवाया जाता क्यों परेशान करते हो, आप अपना खा लीजिए, आपका समय अलग मेरा समय अलग, आप अपनी चॉइस मुझ पर क्यों थोपते हैं। अब दादाजी को जिस भाव से वह निरुत्तर करता है, हमारे घर का राजू भी वही देखता है कि ठीक है इस प्रकार का जवाब दिया जाए। आप देखिए डायरी लेके बैठ जाइए, सारे डायलॉग्स 4 प्रकार के मिलेंगे। या तो प्रति प्रश्न करने वाले, काउंटर क्वेश्चन करने वाले, आप तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने किया क्या, या फिर उसका उपहास उड़ाने वाले, या फिर उसको वार्निंग देने वाले, शट अप, डोंट पोक योर नोज इनटू माय बिजनेस। तो जो इस प्रकार के संवाद होते हैं, तो धीरे धीरे चाहे 2 भाई बात कर रहे हैं, पति पत्नी बात कर रहे हैं, माता पिता और बच्चे बात कर रहे हैं, उनमें एक दूसरे को निरुत्तर करने के भाव से संवाद उभरते हैं। अब इसके साथ ही एक और इसका आयाम सामने आ रहा है, उस पर मैं थोड़ा सा उसकी शिक्षा पे कैसे कॉस्ट कटिंग हो रही है उस पर थोड़ा सा बाद में आऊँगा, लेकिन इसके साथ ही जुड़ा हुआ विषय है, मैं उस पर आ जाना चाहता हूँ। आपने देखा कि पिछले दिनों सरकार ने शिक्षा और अनुसंधान पर अपने बजट में काफ़ी कमी, रियल कमी की है। रियल कैसे है आगे समय होगा तो बताएंगे। ये एब्सोल्यूट टर्म्स में तो आंकड़े बढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर हम जीडीपी की तुलना में देखें तो घटते जाते हैं, क्योंकि हमारा टैक्स जीडीपी रेशो घट रहा है। इसके बाद में समय होगा तो हम आएंगे। तो आजकल क्या हो रहा है कि रिसर्च के लिए पहले जो जितने फंड सरकार से मिल जाते थे उतने नहीं मिलते हैं, तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं। जैसे हमारे यहाँ उदयपुर में एक महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है, तो मनसंडो कंपनी आएगी और जिस प्रोफेसर को पहले 2-5 लाख रुपए का सरकार से, ICAR से, UGC से प्रोजेक्ट मिल जाता था, अब वो नहीं मिलता है, लेकिन उसको एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आके कहती है भाई मैं ये 50 लाख रुपए का तुमको प्रोजेक्ट देती हूँ, रिसर्च प्रोजेक्ट। तो व्यक्ति खुश हो जाता है और पूरे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, एक मल्टीनेशनल कंपनी का रिसर्च प्रोजेक्ट मिला है। वो कहते हैं हमारा ये इंसेक्टिसाइड है, इसकी ट्रायल लगाइए आप और हमको इसके डेटा दीजिए। फिर उसको चुपके से कहते हैं वैसे साहब ट्रायल नहीं भी लगाएं तो हमने अपने फरीदाबाद वाले फार्म पर इसकी ट्रायल लगा रखी है और उसके पूरे डेटा हमारी CD में हैं, आपको दे देते हैं। तो बड़े आराम से कई लोग इसमें कोई हिचक नहीं रखते कि उनकी CD से ही वह रिपोर्ट डेटा की ली और उसका प्रिंट आउट लिया और उस पर सिग्नेचर करके दे दिया।
देश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों के 4 प्रोफेसर से अपने इंसेक्टिसाइड के लिए इस प्रकार की रिपोर्ट लेकर वो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड को अप्लाई करते हैं कि देखिए हमारा ये इंसेक्टिसाइड है, पूरे देश में 4 विश्वविद्यालयों में इसकी ट्रायल लग गई है, इसके कोई रेजिडुअलिटी नहीं है, इसका अमुक अमुक पेस्ट के अगेंस्ट बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं, और वो अपना लाइसेंस ले लेते हैं, और उसके बाद में हमारी जो हाइजीन और हेल्थ उससे निश्चित रूप से प्रभावित होती है। अब चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स के मामले में हो, मैं फार्मास्यूटिकल्स का एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। सेरोनो ऐसे करके एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उसने ग्रोथ हार्मोन 2 तरह के आते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल ग्रोथ हार्मोन से दुनिया में कई देशों में बड़ी संख्या में जिन बच्चों को लगे थे उनकी आईसाइट चली गई, कई की डेथ हो गई, और पूरी दुनिया ने नेचुरल ग्रोथ हार्मोन पे बैन लगा दिया। तो अब वो उस कंपनी ने अपना बहुत बड़ा प्लांट नेचुरल ग्रोथ हार्मोन का लगा रखा था। सिंथेटिक होता है वो सेफ होता है। तो उसने इंडिया और ब्राजील इन 2 देशों के ड्रग कंट्रोलर्स को प्रभावित करके और नेचुरल ग्रोथ हार्मोन की मार्केटिंग की परमिशन ले ली। और दुर्भाग्य से ये हुआ कि हमारे यहाँ जो सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन जो सेफ होता है उसको तो फ्री मार्केटिंग की परमिशन नहीं मिली, लेकिन जो अनसेफ था जिसकी दुनिया भर में बैन था उसका मिला। और पूरे देश में बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने उसे लिखा, जो डॉक्टर लिखता उसको 250 रुपया पर वायल जो है इंसेंटिव, और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चला था उसको भी 250 रुपया पर वायल जो है दिया जाता था। अब जब ये लगने लगे, मैं एक डॉक्टर जो बहुत लिखते थे उनसे मिला, मैंने कहा आप क्यों इसको लिख रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, इसमें एक अनआइडेंटिफाइड वायरस का कंटामिनेशन था, उस कंपनी ने इसको फिल्टर कर दिया है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर वायरस अनआइडेंटिफाइड है तो फिल्टर कैसे किया जा सकता है? तो वो निरुत्तर थे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इन नवोदारवादी आर्थिक नीतियों के बाद हमारे देश के निर्णयों को जिस ढंग से खरीद कर और जो मानवीय स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का संकट पैदा हो रहा है वह भी बहुत गंभीर है। अब जैसा मैंने कहा था कि किस प्रकार से हमारा रेवेन्यू, प्रारंभ में कहा था कि सरकार का राजस्व व्यापार उदारीकरण के कारण चुक गया, और इसलिए हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो दुनिया में बहुत सबसे कम हो गया। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, डिफेंस में हमने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ा लिया, लेकिन वास्तविक खर्च देखें तो 1987-88 में हम डिफेंस पर अपने जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 4% खर्च करते थे। आज यह 2.8% रह गया। इसी प्रकार से चिकित्सा, शिक्षा, इन सभी पे रियल एक्सपेंडिचर जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखें तो घटता चला जा रहा है। और इसलिए यह कहा जा रहा है, 1998 में सरकार ने अनाउंस किया कि अब हायर और टेक्निकल एजुकेशन को कॉस्ट बेस्ड बना दिया जाएगा, और कॉस्ट बेस्ड एजुकेशन बनाया गया। इसी प्रकार से चिकित्सा में भी निजी पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। धीरे धीरे जलदाय योजनाएं सभी से सरकार बाहर निकलने की प्रयत्न है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में सरकारों से आयात उदारीकरण करके आयात शुल्क कम करवाया, फिर उत्पाद शुल्क कम हुआ, इससे सरकारों की आय चुक गई। इसलिए जिन जन उपयोगी सेवाओं का संचालन पिछले 50-60 वर्षों से सरकारें करती आ रही थी विकासशील देशों में, उनकी यह सामर्थ्य चुक गई। अब इसके पीछे भी एक हेतु है। अगर दुनिया के सारे डेवलपिंग कंट्रीज अपने यहाँ वाटर सप्लाई स्कीम्स का अगर निजीकरण कर दें और उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दे दें, तो ऐसा एस्टीमेट है मैकिन्से का कि $2 ट्रिलियन का एक सनराइज एरिया ऑफ बिजनेस खड़ा हो जाएगा। और अगर हेल्थ केयर में वो इसी प्रकार से निजीकरण को बढ़ावा दें और एफडीआई अलाउ कर दें, तो $3.2 ट्रिलियन का एक और सनराइज एरिया ऑफ बिजनेस खड़ा हो जाएगा। और अगर एजुकेशन में अगर ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज अपना निजीकरण करें और विदेशी निवेश को छूट दें, तो $4.8 ट्रिलियन का एक और सनराइज एरिया ऑफ बिजनेस खड़ा हो जाएगा। आज पूरी दुनिया का कुल एजुकेशन पर खर्च $1.2 ट्रिलियन है, लेकिन यह जो है अगर निजीकरण होता है और कॉस्ट बेस्ड और फुल प्रॉफिट प्लस कॉस्ट बेस्ड एजुकेशन होती है, तो $4.8 ट्रिलियन का, ये तीनों मिलाकर 4.8 प्लस 3.2 प्लस 2 $10 ट्रिलियन का इन 3 क्षेत्रों में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एक सनराइज एरिया ऑफ बिजनेस मिल जाएगा। ये कितना है? आज पूरी दुनिया के सभी देशों के बीच में वस्तुओं का जो कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वह भी $10 ट्रिलियन का है। अगर हमारे जैसे विकासशील देश एफडीआई खोल देते हैं केवल इन 3 क्षेत्रों में,
तो ही यह हो जाएगा। इसलिए पहले दौर में सरकारों पर दबाव बना के ये कहा कि हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन शुड बी मेड कॉस्ट बेस्ड, और अब धीरे धीरे इस बात के लिए बहस शुरू की जा रही है कि फुल प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइसिंग की अनुमति देनी चाहिए, इसमें लाभार्जन की भी छूट देनी चाहिए। हमारे देश में भी कई लोग तर्क देते हैं, ठीक है, जिसको हायर एजुकेशन लेनी है वो उसकी कॉस्ट खुद वहन करे, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? हमारे देश में अब तक ये था कि 250 रुपये 150 रुपये साल की फीस देकर लड़का MBBS कर लेता था, अगर वो प्री मेडिकल टेस्ट देता है, अच्छा इंटेलिजेंट है, आराम से, और किसी साधारण कर्मचारी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी का बच्चा भी अगर जो है PMT में या IIT में सेलेक्ट होता था, वह पढ़ लिख कर बाहर निकल जाता था। आज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी फीस 50,000 से लेके 20 लाख रुपए तक है। मेडिकल कॉलेजेज की, निजी मेडिकल कॉलेजेज की फीस आज 2.5 से 4 लाख रुपए वार्षिक है। कैपिटेशन फीस 17 से 30 लाख रुपए है। PG में मेडिकल में एडमिशन की फीस 50 से 80 लाख रुपए है सभी जगह। और अब तो स्टेट लेवल फी कमेटी, जैसे राजस्थान में MBA की फीस सरकार जो तय करती है वह भी 40,000 है, इंजीनियरिंग की 50,000 है। तो और यह तो साधारण, लेकिन जो बड़े कैपिटेशन फी बेस्ड कॉलेजेज आ रहे हैं वहाँ प्रचुर मात्रा। अब इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो जो व्यक्ति, जो डॉक्टर 25 लाख रुपए कैपिटेशन फीस देके MBBS किया है और 50 लाख रुपए देकर उसने PG किया है और अब वह किसी अस्पताल में नियुक्त होता है, तो उसकी निगाह पेशेंट की जेब पर होगी, उसकी बीमारी को दूर करने पर नहीं हो सकती, क्योंकि उसने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है वह उसको रिकवर करना है। दूसरा, हमारे देश में व्यक्ति का अपने बच्चों के प्रति सर्वाधिक मोह होता है, वह उनको बड़ा आदमी बनाना चाहता है। अब चाहे कोई चतुर्श्रेणी कर्मचारी सरकार में है, चाहे कोई पेशकार है, कोई क्लर्क है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई तहसीलदार है, हर एक के 2 बच्चे हैं, और उसको अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उसको 2 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की कैपिटेशन फीस देनी है। और इसलिए उसकी ये मजबूरी है कि सुबह से शाम तक वह अर्थ पिशाच बनकर वह 2 लाख 20 लाख या 50 लाख रुपए इकट्ठे करें, तो जाकर उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। यानी कि पूरा देश भ्रष्टाचार की बाढ़ में डूब सकता है, हमने जो शिक्षा को लागत आधारित बनाया उससे। और अब अगर लाभ प्लस लागत आधारित अगर शुल्क निर्धारण की नीति बन जाती है तो इसके परिणाम और अधिक भयावह हो सकते हैं। अब उदाहरण लीजिए, मान लो व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस, बहुत अच्छा MBA देने वाला अमेरिका का मैनेजमेंट संस्थान है, वह अगर भारत आएगा तो उसकी 60 लाख रुपए साल की फीस होगी, क्योंकि अगर लागत प्लस मुनाफा अगर अनुमति देते हैं, वह अगर 100 छात्रों को एडमिशन देता है तो 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन होगा। 100 छात्रों को पढ़ाने के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का भारत में, फैकल्टी तो लोकल ही होगी, अधिक से अधिक खर्च 5 करोड़ होगा, उसका 10 करोड़ मान लीजिए, तो 10 करोड़ रुपया वह यहां खर्च करेगा, फीस यहां के बच्चों से ली, फैकल्टी यहां पढ़ाने वाली, 10 करोड़ यहां खर्च किया, 50 करोड़ वह अमेरिका ले जाएगा। वहां कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की रेट 35% है, तो 17 करोड़ 16.5 करोड़ रुपया अमेरिकी सरकार को रेवेन्यू का मिल जाएगा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से। बाकी उसके शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि हो यह रहा है कि इन दिनों यूरो अमेरिकी देश, जापान, कनाडा आदि जो औद्योगिक देश हैं वो वृद्धों के देश बन रहे हैं। वहाँ बड़ी आयु के लोगों का अनुपात बढ़ रहा है, वर्किंग पॉपुलेशन घट रही है। कोई भी अगर वहाँ उत्पादन करें तो पोल्यूशन बढ़ता है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये सारा मैन्युफैक्चरिंग थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के देशों में, विकासशील देशों में होना चाहिए। लेकिन इसकी ऑनरशिप हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि आज इन देशों का सारा जो सरकारी खर्च का कामकाज है वह इनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे जैसे विकासशील देशों में काम कर रही है, उसी से चल रहा है। जैसे अमेरिका का कुल राजस्व, सरकार की जो आय है, जिससे वो पाकिस्तान को भी सहायता देता है, जिससे वह ईरान अफगानिस्तान का युद्ध भी लड़ता है, इराक युद्ध भी लड़ता है, उस जैसे वो सारा सब कुछ करता है, उसकी 2/3 राजस्व, सरकार की आय जो अमेरिका की कंपनियां अमेरिका की धरती के बाहर कारोबार करती हैं और अपने प्रॉफिट्स को रिपेट्रिएट करती हैं, वापस अमेरिका में ले जाती हैं, और उसके ऊपर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से मिलती है।
यानी कि अमेरिका, यूरोप या इन विकसित देशों के लिए आवश्यक है कि उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कारोबार अन्य विकासशील देशों में बढ़े, और जितना अधिक बढ़ेगा उतना ही मुनाफा वे ले जाएंगे, उतना ही उनकी कॉरपोरेट इनकम टैक्स की रेवेन्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और इसलिए उन सरकारों का उसी से संचालन होगा। क्योंकि वहाँ तो आज सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, सारे औद्योगिक देश लगभग $1000 अपने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं। वृद्धावस्था पेंशन करीब $1200 के करीब है औसत। जिन छात्रों के माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वे तो डाइवोर्स और पुनर्विवाह रेट बहुत ज़्यादा है, तो उनको $800 मासिक भत्ता देते हैं। ऐसे सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, अमेरिका की सरकार का कुल जो राजस्व है उसका 32% सोशल सिक्योरिटी पे खर्च होता है। जर्मनी की सरकार की कुल राजस्व का 56% सोशल सिक्योरिटी पे खर्च हो जाता है। फ्रांस की सरकार का 59% रेवेन्यू सोशल सिक्योरिटी पे खर्च हो जाता है। स्वीडन और स्विट्जरलैंड का 61%, यानी कि उनको अपनाए लोगों को बिना कुछ किए सोशल सिक्योरिटी के नाम से पेंशन आदि भत्ते आदि देने हैं, और वो सारे का अधिकांश भाग कहाँ से जाना है? डेवलपिंग कंट्रीज में जो वैल्यू एडिशन हम करते हैं वो अब वो कर रहे हैं। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण लीजिए, हमारे यहाँ एक साधारण व्यक्ति है, गाय पालता है, गाय का दूध वह बेचता है किसी कंपनी को। कंपनी में भी सारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से लेकर उसके चपरासी तक सारे हिंदुस्तानी लोग हैं, और वो आइसक्रीम बनाते हैं, दूध पाउडर का दूध बनाते हैं, और कई सारी चीज़ें बनाते हैं दूध के आधार पर। उस पर अगर ब्रांड क्वालिटी वॉल्स लग जाता है, या उस पर ब्रांड अगर जो है नेस्ले लग जाता है, तो प्रॉफिट स्विट्जरलैंड जाएगा, और उस पर अगर जो है क्वालिटी वॉल्स लग जाएगा तो इंग्लैंड में जाएगा। और उस पर अमूल ब्रांड लग जाता है, या सागर लग जाता है, या सरस लग जाता है, तो भारत में रहेगा। यानी कि दूध निकालने वाला हिंदुस्तानी, उससे आइसक्रीम बनाने वाला हिंदुस्तानी, उस आइसक्रीम को खाने वाला हिंदुस्तानी, लेकिन प्रॉफिट जाएगा स्विट्जरलैंड, चूंकि नेस्ले का ब्रांड है। तो इसलिए इन नव उदारवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप जिस ढंग से पूरे देश के उत्पादन तंत्र पर उत्तरोत्तर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो कब्जा होता जा रहा है, उससे एक प्रकार से यह जो औद्योगिक देश हैं वे उसी से चल रहे हैं। और इसलिए इस बात के लिए चाहे WTO के माध्यम से, चाहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से, विभिन्न प्रकार से सारे विकासशील देशों के ऊपर इस बात के लिए दबाव रहता है कि वे अपना आयात के लिए अधिक से अधिक बाजार खोलें, वे अपने इसके लिए अधिक से अधिक पूंजी निवेश के लिए अधिक से अधिक बाजार खोलें। अब एक इसका, जैसा मैंने शिक्षा का कहा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार, एक शिक्षा का आयाम और है। अब तक हमारे देश में शिक्षण संस्थाओं की एक संस्थागत संस्कृति, इंस्टीट्यूशनल कल्चर रहा है। अब ये एजुकेशन में प्रोप्राइटरी कल्चर में बदलता जा रहा है, क्योंकि जो उद्योगपति के उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं फॉरेन कंपटीशन के कारण, अब वो एजुकेशन में आ रहे हैं, और एजुकेशन में उनका लक्ष्य है मुनाफा कमाना। मैं 6 साल पहले कोई हैदराबाद के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, चूंकि प्रबंध पढ़ाता हूं, तो वहाँ मेरा एक एक्सटेंशन लेक्चर था। शाम के समय 6, साढ़े 6 बजे समाप्त हुआ, और वहाँ 7:30 बजे करीब सबका खाना था। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में वहाँ 60 बच्चे पार्ट 1 के, 60 बच्चे पार्ट 2 के, तो लगभग 100 के करीब बच्चे होंगे। तो उसके बाद 1 घंटे का अंतराल था खाने में। तो लगभग अपने इस पूरे सभागार से भी बड़ा उनका एक स्टेज था। तो 1 घंटे के अंतराल था, तो उनके निदेशक महोदय ने अपने म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया, और बच्चों को स्टेज पे बच्चों ने डांस शुरू कर दिया। तो एक लड़का एक लड़की, उनकी भाव भंगिमाएँ वगैरह, बड़ी टीवी पे बहुत एक्सपोजर वाले प्रोग्राम्स आते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा भड़काऊ थी। तो मुझे बड़ा यूँ लगा, मुझे बड़ी ग्लानि होने लगी। मैंने उनके डायरेक्टर महोदय से कहा कि वाई आर यू सो मच परमिसिव, आप इतना ज़्यादा क्यों इनको परमिट करते हो? कहने नहीं शर्मा जी, रादर वी एनकरेज इट, हम इसको प्रोत्साहन देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में बच्चियों को जितनी ज़्यादा इंटरेक्ट करने की फ्रीडम होती है, दूसरे साल वहाँ बच्चियों की भीड़ ज़्यादा लगती है। वो अपने माँ बाप से कहते हैं कि वही इंस्टीट्यूट सबसे बढ़िया है, और इसलिए वहाँ फिर वो कैपिटेशन फीस ज़्यादा ले सकते हैं। अगर इस साल वहाँ 60 सीट पे एडमिशन के लिए 200 बच्चे आए, तो अगले साल 400 आएंगे। 400 आएंगे तो मैनेजमेंट ज़्यादा कैपिटेशन फीस लेगा, और उनका कलेक्शन अगर 5 करोड़ की बजाय 7 करोड़ कैपिटेशन फीस का हुआ, तो उस डायरेक्टर का पैकेज भी अगर मान लो 12 लाख था, तो वो 18 लाख 20 लाख हो जाएगा।
तो यानी कि आज से 10 साल पहले मुझे मेरी बच्ची या आज भी कहती है कि भाई मेरा इंडस्ट्रियल टूर में जाना है या एजुकेशनल टूर पे जाना है, मैं कहूँगा कोई साथ में आ रहा है, हाँ हमारे सर आ रहे हैं, मैं कहूँगा हाँ जाओ। तो जिन शिक्षण संस्थाओं की संस्थागत संस्कृति वश हमारा जो अगाध उन पर श्रद्धा और विश्वास था, वह अब उनमें एक प्रोप्राइटरी कल्चर जो मुनाफा की संस्कृति आने के साथ उनकी क्या स्थिति होगी। तो जिन विद्या के मंदिरों के बारे में हम ये सोचते थे कि ये व्यक्ति के संस्कार निर्माण के केंद्र हैं, वह इस मुनाफे की संस्कृति के कारण उनकी क्या स्थिति हो सकती है, यह भी हमारे लिए एक बहुत चिंतनीय विषय है इन नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप। अब जैसा मैंने कहा कि इसमें चूंकि यह बात सरकारों का राजस्व चुक गया, इसलिए अब यह कहा जा मतलब आज़ादी के बाद 50 साल तक हम चाहे अपने पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, जलदाय योजनाएं, सबको संचालित करने की सामर्थ्य थी। अब चूंकि उदारीकरण के बाद सरकारों का राजस्व धीरे धीरे विरल होता जा रहा है, इसलिए वो सारी क्षमता हमारी समाप्त होती जा रही है। इसलिए आज देश में चाहे वो पोर्ट्स हों, चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे वो रोड्स हों, सबको कंस्ट्रक्शन हम निजी क्षेत्र में दे रहे हैं, और उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि भाई सरकार के पास तो सीमित साधन है, तो सरकार जितना साधन है उसके पास वो किसी निजी सेवा प्रदाता को उपलब्ध करा दे, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को, और उसके बाद बाकी उसके ऊपर छोड़ दे तो वह उसका संचालन करेगा। अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो निजी साधनों का दुरुपयोग होता है वह बहुत ही चिंतनीय है। मैं उदयपुर का ही उदाहरण लेता हूँ, वहाँ से आया हूँ। हमारे शहर के बीचों बीच सरकारी क्वार्टर्स बने हुए थे और सरकारी ज़मीन थी। एक अमेरिकन हॉस्पिटल बनाने के लिए कोई एनआरआई आए और उन्होंने कहा कि ये अगर सारे क्वार्टर्स तोड़ के और ये ज़मीन मुझे दे दी जाए तो मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यहाँ चिकित्सालय बनाना चाहता हूँ, और उदयपुर में गरीब जनता के लिए इस आदिवासी इलाके, जनजातीय इलाके में कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, मैं बनाना चाहता हूँ। और तो सरकार ने उन क्वार्टर्स को तोड़ के और 1 रुपये के मूल्य पर, 1 रुपये की कीमत पर वह करोड़ों रुपए की ज़मीन उनको उपलब्ध करा दी। और वह एक प्रकार से वहाँ जो RSMM करके उद्योग था उसकी भी वहाँ कुछ ज़मीन थी, तो उसने 1 रुपये में उनको इक्विटी पार्टनरशिप के नाते दे दिया। और आज वहाँ अगर कोई व्यक्ति भर्ती होता है तो 15 दिन में उसका 2 लाख रुपए का बिल बन जाता है। यानी कि मुनाफे, एक निजी उद्यमी को मुनाफा अर्जित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इस प्रकार से जो साधनों की उपलब्धि कराई जाती है, चाहे वो रोड, जैसे बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे बना, तो उसमें जो बिल्डर आया कहा कि सब दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट्स भी यही बेचेगा, दोनों तरफ पेट्रोल पंप की लीज भी यही देगा। अब उस सब में उसकी और उसकी टोल टैक्स की रेवेन्यू भी होगी, और वह सारी ज़मीन सरकार ने एक्वायर करके उनको दी, और उस सारे की गहराई में नहीं जाऊंगा। तो एक तरफ तो इसका यह आयाम है, दूसरी तरफ जो है हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट, आजकल क्या हो रहा है कि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट बन रहे हैं निजी क्षेत्र में, चाहे पोर्ट्स बन रहे हैं, चाहे सड़कें बन रही हैं, चाहे वो पावर प्लांट्स लग रहे हैं, बिल्ड ऑन ऑपरेट बेसिस पे बन रहे हैं, और उसमें सरकार उनको 16% मुनाफा अर्जित करने की गारंटी देती है कि वो इतना टैरिफ लगा सकते हैं उसका कि उनको 16% वार्षिक मुनाफा हो। अब अक्सर होता यह है कि वो उसकी लागत बहुत ज़्यादा बता देते हैं, जिससे कि उनको 32%, 40% मुनाफा लेने की छूट मिल जाए। उदाहरण के लिए बहुत पुराना है, लेकिन केवल संदर्भवश कहना चाहता हूँ कि एनरॉन ने रत्नागिरी में जो पावर प्लांट लगाया था, वो उसकी कॉस्ट बताई थी हमको $2.98 बिलियन, और जो 2134 मेगावाट का उसने पावर प्लांट वहाँ प्रपोज किया था, वैसा ही पावर प्लांट इंग्लैंड में टी साइड नाम की जगह पे उसने लगाया, उसकी कॉस्ट उसकी आई थी $1.2 बिलियन। यानी कि उसने 2.5 गुनी कीमत बताई ताकि वो उसके ऊपर जो है मुनाफा अधिक ले जा सके। अब अगर देश के इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तंत्र पर भी विदेशी कब्जा होता चला गया, आजकल मलेशियन कंपनीज आके बड़ी बड़ी कॉलोनीज हमारे देश में, रियल एस्टेट में FDI अलाउ कर दिया तो बड़ी बड़ी कॉलोनीज आकर डेवलप कर रही हैं, चाइनीज कंपनीज बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आ रही हैं। अभी हमारे देश के गृह मंत्रालय ने भी कहा कि साहब चीनी कंपनियों को टेलीकॉम के सेक्टर में नहीं आने देना चाहिए, पर आज भी 20% जो है सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेज हैं उनके लगे हुए हैं,
उदयपुर जैसी छोटी जगह पे भी उनका लगा। हमारे एक महाविद्यालय में कर्मचारी है, उसने कहा, मैंने उसका भाई कहाँ काम करता है, वो एक चाइनीज़ कंपनी है उदयपुर का जो टेलीफोन एक्सचेंज उसकी मेंटेनेंस में वो चाइनीज़ कंपनी की नौकरी करता है। अब यह नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के अंतर्गत और विशेषकर WTO के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक प्रोविज़न है WTO के प्रोविजंस में, नेशनल ट्रीटमेंट, यानी कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है या इंडियन इन्वेस्टर है उसको समान व्यवहार करना सरकार के लिए बाध्यकारी है। अब आज चीन से जिस ढंग से देश में बड़ी मात्रा में आयात बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे पेन से और कैलकुलेटर और सेल से लेकर और मोबाइल फ़ोन से लेकर और मोबाइल एक्सचेंजेस जो हैं, टेलीफोन एक्सचेंजेस जो हैं, वो सारी उनकी लग रही है। देश में बड़ी मात्रा में रोड प्रोजेक्ट्स पर वो आ रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने 2 साल पहले इस बात पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था कि चाइनीज़ कंपनियां केवल उन्हीं स्थानों पर टेंडर भर रही है जहां हमारा कोई सेंसिटिव लोकेशन है। जैसे महाराष्ट्र में वैतरणा बांध का प्रोजेक्ट उन्होंने इसलिए लेना चाहा कि वहाँ पास में देवलाली का आर्टिलरी सेंटर है, वहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पास में है, वहाँ पर हमारा मिग एयरक्राफ्ट असेंबली फैसिलिटी है। और उन्होंने बिल्कुल लिस्ट दी कि साहब अमुक अमुक प्रोजेक्ट्स में उनको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता था, उन्होंने वहाँ टेंडर नहीं भरे। अमुक अमुक प्रोजेक्ट्स जहाँ कोई संवेदनशील प्रतिष्ठान पास में था वहीं पर उन्होंने बहुत लो कॉस्ट पर टेंडर भरे। तो यह एक उसके साथ ही गंभीर आयाम जोड़ता है। इसके साथ ही आयात उदारीकरण से किस प्रकार से हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है इन दिनों। आपने देखा है पिछले 7-8 साल से हमारे यहाँ कृषि उत्पादन ऊपर नीचे होता जा रहा है और अधिकांश मामलों में हम विदेशों में आयात पर, जैसे तिलहन, दलहन, इनके मामलों में बहुत ज़्यादा आयात आश्रित होते चले जा रहे हैं। हम बड़ी मात्रा में अपनी अरहर की दाल और दालें म्यांमार से इंपोर्ट करते हैं, बर्मा से। अब म्यांमार से करते हैं तो चीन की थिंक टैंक्स को लगा कि अगर ये म्यांमार का दालों का आढ़त का कारोबार अगर जो है चीन की कंपनियां ले लें तो भारत की खाद्य सुरक्षा का एक संचालन सूत्र हमारे हाथ में आ जाएगा। यानी कि इसके साथ केवल हमारी यह जो है आर्थिक तंत्र के ऊपर हमारा स्वामित्व है, उसकी स्वायत्तता का विषय ही नहीं है। हमारी खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ये सारी भी उससे प्रभावित होने वाली हैं। अब मूल रूप से इन नव उदारवादी नीतियों के पीछे हेतु क्या है, मैं बहुत थोड़ा आसांत में उसको स्पष्ट करके मैं सोचता हूं कि थोड़ा प्रश्नोत्तर के लिए हम समय छोड़ेंगे तो वह ठीक रहेगा। हम देखें तो पहले सारे उपनिवेश यूरो अमेरिकी देशों के अधीन थे और इसलिए उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा था। धीरे धीरे ये सब उपनिवेश स्वाधीन हुए। भारत 1947 में, उसके बाद लगभग 100 के करीब देश स्वाधीन हुए और फिर भी हमारे कच्चे माल को हमारे उपभोग के लिए निर्मित वस्तुओं में बदलने का काम बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारी धरती पे या उनकी धरती पे करती थी और इसलिए उन देशों का आर्थिक विकास की दर बहुत अच्छी थी। उन देशों में रोजगार का 100% था और उनका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा था, तो बजट में भी उनका मुनाफा रहता था। लेकिन 1970 के दशक से जैसे जैसे इन विकासशील देशों ने अपने यहाँ स्थानीय स्तर पर प्रोटेक्शन देकर, विदेशी माल के ऊपर रोक लगाकर, विदेशी पूंजी पर रोक लगाकर और स्वावलंबन की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए, तो 1980 के दशक के मध्य में ये सारे के सारे औद्योगिक देश भयावह आर्थिक मंदी की चपेट में आ गए। किस तरह से आए, तो हमको ध्यान है कि 1989 में जो OECD कंट्रीज हैं उनका ग्रोथ रेट 0 हो गया। अभी भी उनका ग्रोथ रेट वापस रिवाइव करने लगा, उनका 0 हो गया और कुछ देशों का नेगेटिव हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूरोप में 12.5% हो गई, जो इस भयावह महामंदी के बाद भी उतनी नीचे नहीं गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12.5% आज भी नहीं गई है। उनके बजट में भयावह राजकोषीय घाटा बढ़ने लगा और उनको लगा कि अगर ये तीसरी दुनिया के देश जिन्होंने अपने कच्चे माल को अब खुद ही निर्मित वस्तुओं में अपने उपभोग के लिए बदलना शुरू किया, अपने इस उत्पादन अनुभव से ये धीरे धीरे उन्नत होते चले जाएंगे। अगर हमारा माल इनके बाजारों में नहीं बिका
तो हमारा सर्वाइवल कैसे होगा? हमें विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी तो वहाँ तो जापान में या फ्रांस में कोई कच्चे माल नहीं है, न उनकी खाद्य आपूर्ति वे पूरी अपनी मीट आउट कर सकते हैं, एनर्जी के लिए उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो सारा हमारी अगर विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं हुआ तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज या तीसरी दुनिया के देश हैं, लो इनकम कंट्रीज है, ये भी मिडिल इनकम कंट्रीज हो जाएंगे और हम भी हाई इनकम कंट्रीज से मिडिल इनकम कंट्रीज में आके और हमारी भी दुरावस्था हो जाएगी। इसलिए उनको लगा कि ये जो है तीसरी दुनिया के देशों का बाजार वापस हमें मिलना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया में वस्तुओं और पूंजी की मुक्त गतिशीलता होनी चाहिए। दुनिया का कोई देश अपने यहाँ विदेशी आयात पर रोक नहीं लगाया, दुनिया का कोई देश अपने यहाँ विदेशी पूंजी पर रोक नहीं लगाया, और पहले वर्ल्ड बैंक और IMF के माध्यम से इन नीतियों को लागू करवाया गया, और फिर WTO अस्तित्व में आ गया तो उसके माध्यम से इन नीतियों को लागू करवाकर और यह किया कि उन्होंने पुनः हमारे बाजारों पर वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया। इसी प्रकार से एक हम लगाते थे फेज्ड इंडिजिनाइजेशन की शर्त, यानी कि ठीक है आप पहले अपनी कार बाहर से बनी हुई लाके 3 साल बेच लीजिए, हिस्से पुर्जे बाहर से लाके यहाँ जोड़ के बेच लीजिए, लेकिन 3 साल बाद आपको 50% इंडिजिनाइजेशन करना होगा। 50% हिस्से पुर्जे या तो घरेलू इस देश में ही बनाने होंगे या फिर आपको यहाँ से ही खरीदने होंगे, और 5 साल में 70% इंडिजिनाइजेशन करना होगा। तो एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स में ये प्रावधान भी किया कि दुनिया का कोई देश इस प्रकार का फेज्ड इंडिजिनाइजेशन का प्रावधान नहीं कर सकता, चाहे कोई फॉरेन इन्वेस्टर अपने माल को बाहर से लाकर बेचे या वहाँ बनाए, वो ये नहीं बाध्य कर सकते कि आप 5% हिस्से पुर्जे भी लोकल बनाइए। यानी कि यह जो इसमें सरकारें, जो संप्रभुत्व संपन्न सरकारें हैं, उनके हाथ पीछे बांधे जा रहे हैं कि वे अपने देश के हित में जैसी चाहें वैसी नीतियां न बना सकें, और अर्थात सरकारें नियमन धीरे धीरे कम करें। और अंतिम मैंने जैसा कहा था, तो मुझे लग रहा है कि मैं 5 मिनट इसमें भी उपयोग कर सकता हूं कि ये जो डीरेगुलेशन का किस प्रकार से बड़ा भयावह आज की यह आर्थिक मंदी फाइनेंशियल सेक्टर में नियो लिबरल पॉलिसीज या फाइनेंशियल सेक्टर के ग्लोबलाइजेशन का ही दुष्परिणाम है। अमेरिका, चूंकि जैसा हम देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों से उसके विदेश व्यापार में भारी घाटा था, 400 से 700 अरब डॉलर का घाटा था, तो उसकी डॉलर और इसकी रेट 700 अरब डॉलर के घाटे के बाद तो ₹1 बराबर $50 हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया का सारा व्यापार डॉलर या यूरो में होता है, और पहले तो डॉलर बेस्ड ही था, पूरी इकोनॉमी डॉलराइज थी, इसलिए दुनिया का हर देश डॉलर्स में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है और वापस वह ले जाकर अमेरिका के फेडरल रिजर्व या फैनी माई फ्रेडी मैक जैसी उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनमें जमा कराते हैं, और इसलिए पूरी दुनिया के सब देश वहां पैसा जमा कराते थे। उससे अमेरिका के बजट में जो करीब 400 से 700 अरब डॉलर का पिछले 10 वर्षों से घाटा रहा है, उसकी पूर्ति भी उससे होती थी, और उनके विदेश व्यापार में जो घाटा था उसकी पूर्ति भी उससे होती थी। अब उनके पास ये पैसा आ जाए, दुनिया का कोई देश डॉलर पे इंटरेस्ट नहीं देता, वो 1.5% ब्याज देते थे और दुनिया के सब देश वहां जमा कराते थे। उनके विदेश व्यापार में 700 अरब डॉलर का घाटा और 900 अरब डॉलर उनके वहां 800 अरब डॉलर जमा होने के लिए पहुंच जाता था, इसलिए वो बड़े आराम से अपना देश चलाते रहे। अब फेडरल रिजर्व या फैनी माई या फ्रेडी मैक के पास ये जो डॉलर्स जमा होते उसका वो क्या करते हैं? उन्होंने वहां के बैंकों को कहा कि भाई आप जो कर्ज देते हो उसका हम रीफाइनेंस कर देंगे। अब हमारे यहाँ तो अगर स्टेट बैंक मुझे 10 लाख रुपए का कर्ज देता है तो मैं 20 साल में चुकाऊंगा, तो वो वापस जो 20 साल में उसको पैसा मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा पैसा ही कर्ज दे सकता है। वहां जब कहा गया कि भाई जिस बैंक ने 100 करोड़ डॉलर का कर्ज दे रखा है उसको दूसरे ही दिन अगर फैनी माई, फ्रेडी मैक या फेडरल रिजर्व 100 करोड़ डॉलर का रीफाइनेंस कर देती है, वो दूसरे दिन ही वापस 100 करोड़ डॉलर का ऋण देने में संभव हो जाता। यानी पूरी दुनिया के देश अपना पैसा अमेरिका के पास जमा करें, अमेरिका अपने बैंकों को रीफाइनेंस करे। लेकिन बैंकों पे जैसे हमारे यहाँ एक पाबंदी है वैसे वहाँ भी थी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, यानी कि हमारे यहाँ प्रोविजन है कि एक बैंक अगर जितना कारोबार करता है उसकी 9% कैपिटल उसके पास खुद की होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, इक्विटी कैपिटल होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ बैंक की जितनी पूंजी है उससे वो 11 गुने से ज़्यादा कर्ज नहीं दे सकता, उसकी लिवरेजिंग संभव नहीं। वहाँ भी ऐसा प्रोविजन था तो अमेरिकी सरकार ने उसको समाप्त कर दिया, तो बैंकों ने 50 टाइम्स 60 टाइम्स लिवरेजिंग किया। इसके साथ ही उन्होंने देखा कि अपना कैसे काम चलाएं, तो उन्होंने बैंकों को एक और छूट दी जो दुनिया में कोई सरकार नहीं देती, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन्स। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन्स क्या है कि मान लो एक बैंक ने 100 करोड़ डॉलर के मकान गिरवी रख के और कर्ज दे रखा है,
तो वो कहता है कि भाई मेरे पास ये 100 करोड़ डॉलर के तो मकान गिरवी हैं और इसके ऊपर मेरे को हर साल 10 करोड़ डॉलर किस्तें मिल रही है, तो मैं इसके बदले में मार्केट में सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड जारी कर रहा हूँ। इस पे मैं, अब उसने लोगों को 6% पे कर्ज दे रखा है। वो कहता है देखो मैं 4% वाले बॉन्ड जारी कर रहा हूँ सिक्योरिटीज, इसमें आप पैसा लगाइए और ये सेफ है क्योंकि मेरे पास 100 करोड़ डॉलर के मकान गिरवी हैं और इनकी किस्तें आ रही है और ये किस्तें नहीं आएगी तो ये मकान में टेक ओवर कर लूँगा और मैं आपका पैसा चुका सकूँगा। तो वहाँ पर पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियाँ और आम इन्वेस्टर जिसके पास भी इन्वेस्टेबल फंड्स थे, उन्होंने ये जो सिक्योरिटीज में, अब एक बैंक ने 100 करोड़ डॉलर का कर्ज दे रखा है और उसने सिक्योरिटीज आम जनता और इन्वेस्टर्स में बेच दी और 100 करोड़ डॉलर वापस आ गया तो वो वापस कर्ज देगा। इसलिए उन्होंने नो इनकम, नो जॉब्स, नो एसेट्स वाले ऐसे लोगों को कर्ज देना शुरू किया मकानों का। और मकानों का कर्ज दिया तो शुरू में तो मकानों की कीमतें बढ़ रही थी, तो आम आदमी ने सोचा कि चलो 2% डाउन पेमेंट पे मुझे मकान का कर्ज मिल रहा है, मकान खरीद लूँ, मकान की कीमत बढ़ेगी तब बेच दूंगा। लेकिन हाउसिंग इन्वेंट्री जब सरप्लस हो गई तो लोगों ने वो कर्ज देना बंद किया। तो अब वहाँ ये जो न्यू लिबरल पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट हुआ, अब ये सिक्योरिटीज जैसा कहा ना कि उसके पास 100 करोड़ डॉलर के मकान गिरवी हैं, उसने 100 करोड़ डॉलर के मार्केट में सिक्योरिटीज फ्लोट कर दी और उसमें इंश्योरेंस फंड, म्यूचुअल फंड, उन सब ने पैसा लगा दिया और उसके बाद उन सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग शुरू हो गई। ये ट्रेडिंग कैसे होती है हम जानते हैं शेयर बाजार में। मैं एक छोटा सा उदाहरण, थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है इसलिए देना चाहता हूं। बीच में ऐसा आया था कि विप्रो के अजीम प्रेमजी हिंदुस्तान के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन गए। उस समय उनकी कंपनी की कुल पूंजी थी 30 करोड़ रुपए, केवल 30 करोड़ रुपए। साल का कारोबार था 3700 करोड़ रुपया, साल का प्रॉफिट था 237 करोड़ रुपया। ऐसी छोटी सी कंपनी और उसका मालिक हिंदुस्तान का सबसे धनवान आदमी कैसे बना? लोगों में ये मानसिकता बनी कि सब आईटी के शेयर्स बहुत महंगे हो रहे हैं और महंगे होते गए तो हर आदमी शेयर आईटी के खरीदने लगा। तो विप्रो का शेयर की कीमत हो गई 17,000 रुपए। तो 30 करोड़ की कैपिटल के मार्केट कैपिटलाइजेशन उन शेयरों की कीमत हो गई 51,000 करोड़ रुपए। 80% शेयर अजीम प्रेमजी के पास थे तो वो 40,000 करोड़ रुपए के शेयरों का मालिक हो गया, हिंदुस्तान का धनवान आदमी बन गया सबसे। लेकिन जब ई कॉमर्स का बबल बर्स्ट हुआ और आईटी के शेयर्स के दाम नीचे आए तो वो वापस जो है आईटी के शेयर्स जब 1/4 रह गए तो उसका 40,000 करोड़ का मालिक की बजाय वो 10,000 करोड़ का मालिक रह गया। इसी प्रकार से ये जो अमेरिका में जो सिक्योरिटाइजेशन हुआ, उन सिक्योरिटीज को जो ट्रेडिंग शुरू हुई, होम मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज जो अमेरिका में थी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $15 ट्रिलियन हो गया। अमेरिका के जो जीडीपी से भी ज्यादा, उस समय अमेरिका का जीडीपी $12.5 ट्रिलियन था, उससे भी ज्यादा केवल ये होम मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। अब क्या हुआ कि कोई रेगुलेशन नहीं था, इसलिए बीमा कंपनियों ने कहा कि भाई तुमने ये जो डूबने वाले कर्ज दे रखे हैं हम इसका बीमा करते हैं। तुम ऐसा करो कि तुम्हारा ये 100 करोड़ डॉलर का कर्ज है, इसमें 2 करोड़ डॉलर हमको देना साल का, या 50 लाख डॉलर हमको देना, अलग अलग प्रीमियम रेट्स थी, और हम इसका इंश्योरेंस करते हैं। जो भी कर्जदाता तुम्हारा पैसा नहीं चुकाएगा वो हमारी इंश्योरेंस, अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप और ऐसी कंपनियों ने कहा हम चुकाएंगे। इसको कहा गया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब फिर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की भी ट्रेडिंग हो गई। मान लो अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वो जो बीमा कर रखा है, तो अब मान लो सन लाइफ को लगता है कि अगर इसको हर साल की 2 करोड़ डॉलर की प्रीमियम मिल रही है तो ये मैं खरीद लेता हूं, तो उससे वो खरीदते। तो ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की भी ट्रेडिंग शुरू हो गई। ये ट्रेडिंग कहां पहुंची? इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गया $62 ट्रिलियन। पूरी दुनिया का जीडीपी भी आज $62 ट्रिलियन नहीं है। पूरी दुनिया के जीडीपी के बराबर अमेरिका में जो एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की जो एक इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट था, सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट था, उसकी इस तरह से सट्टेबाजों ने मुनाफाखोरी कर करके और $62 ट्रिलियन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गया। हमारे देश में हमने अभी उतना लिबरलाइजेशन नहीं किया, लेकिन वहां उन्होंने एक और किया, ओवर द काउंटर कमोडिटी डेरिवेटिव्स। हम देखते हैं वायदा बाजारों में कैसे फसलों के और ये सारे दाम ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अभी भी हमारे वो एक्सचेंज बेस्ड हैं। अमेरिका ने कह दिया नहीं, एक्सचेंज बेस्ड होने की जरूरत नहीं, ओवर द काउंटर, उसके नीचे एसेट बेस्ड कोई सपोर्ट है या नहीं है। ये जो ओवर द काउंटर कमोडिटी डेरिवेटिव्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गया $9 ट्रिलियन। ये सारा इस प्रकार का फाइनेंशियल इनोवेशन से
इमेजिनरी वेल्थ जनरेशन का जो खेल चला, यह नव उदारवादी नीतियों की पराकाष्ठा थी कि भाई सरकार कोई रेगुलेट नहीं करेगी। जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म था उसको विड्रॉ कर लिया, और यह चल रहा था कि वो कह रहे थे कि देखो तुम लोग इतना रेगुलेट करते हो, तुम्हारी अर्थव्यवस्था नहीं ग्रो कर रही है, अगर ये बबल बर्स्ट नहीं होता तो आने वाले 3-4-5 सालों में दुनिया के अनेक देशों की सरकारें इसी प्रकार की नव उदारवादी आर्थिक नीतियों को अपनाते। अब आप देखिए कि अक्सर हम कहते हैं कि भाई हमारे या ये जो सरकारों को चलाने वाले लोग तो बहुत समझदार होंगे। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम अमेरिका में अथाह पैसा जमा कराते जा रहे हैं, वो कहाँ से आएगा। आज अमेरिका पर पूरी दुनिया का कुल देनदारियां जो है, सरकार पर ही नहीं, कुल वहां के कॉरपोरेट्स व्यक्तियों ने जो कुल है वो 87 ट्रिलियन डॉलर्स की है, दुनिया के जीडीपी से भी ज्यादा। इतना पैसा वहां लोग डंप करते चले गए। किसी ने ये नहीं सोचा, दुनिया के रिजर्व बैंक के गवर्नर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, उन सभी ने किसी ने ये नहीं सोचा। सन 2000 से 2007 के अमेरिका अमेरिका का कुल जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद 92.5 ट्रिलियन डॉलर था एक्यूमुलेटेड कुल मिलाकर, लेकिन उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 97 ट्रिलियन डॉलर था, यानी कि पूरी दुनिया के लोगों ने जो पैसा जमा कराया उसका 4.5 ट्रिलियन डॉलर पूरी दुनिया का पैसा खा गए। लेकिन दुनिया के किसी भी शासक या किसी भी सेंट्रल बैंक के रेगुलेटर ने यह नहीं सोचा कि ये सारे एबरेशंस हो रहे हैं, ये कैसे संतुलन होगा। तो इसलिए हमको यह अंधभक्ति या अंधविश्वास न रखना चाहिए कि ये जो नव उदारवादी नीतियों के अंतर्गत जो हमारे शासक कर रहे हैं वो शायद ठीक ही होगा, बल्कि हमें इन नव उदारवादी नीतियों के भावी परिणामों के बारे में बहुत सजगता पूर्वक विचार करना चाहिए। इतना कहकर ही मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।